नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्पमित्रा। आखिरी दौर की वोटिंग की तैयारी अब पूरी शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन इधर राजनीतिक दलों की धड़कनें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि कल कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि दावे तो अब तक यही किए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी पर भारी है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी इस समय मेडिटेशन के लिए पहुंच गए हैं कन्याकुमारी, उसको लेकर भी अब तरह तरह के सवाल और शंकाएं जाहिर हो रही हैं। बहरहाल जो शंकाएं जाहिर हो रही हैं, उसके बीच में यानी आखिरी दौर की वोटिंग से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस निश्चिंत है कि इस बार उसकी सरकार बनने जा रही है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इसको लेकर ही अपनी इस मजबूती के दावे के साथ ही आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रचार और इस बीच चुनाव आयोग से उसने जो सवाल किए, इस बीच पीएम मोदी से जो सवाल किए, सत्ता से जो सवाल किए और उनके बदले में उनको क्या जवाब मिला, किस तरह कांग्रेस का प्रचार रहा सकारात्मक और किस तरह नकारात्मकता के साथ बीजेपी प्रचार करती रही, पीएम मोदी की भाषा में किस तरह की गिरावट आई, इन तमाम बातों पर आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा मौजूद थे। और उन लोगों ने जो बातें कही, उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी लिया। ये कांग्रेस का एक मतलब ये जो पहल है, ये बताती है कि कांग्रेस इस बार कितनी निश्चिंत है, आश्वस्त है अपने प्रचार को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को लेकर। वहीं बीजेपी की हालत इस समय बिल्कुल पस्त है, क्योंकि कल वाराणसी में भी चुनाव है, लेकिन मोदी इस समय जिस तरह कन्याकुमारी पहुंच गए हैं, मेडिटेशन वो कर रहे हैं, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह 10 कैमरे, कम से कम 9-10 कैमरों के बीच में वो मेडिटेशन कर रहे हैं। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मोदी को इन सवालों से कभी कोई फर्क पड़ा नहीं। 10 सालों में तो उनके चेहरे पर एक भी शिकन इस बात की आई नहीं कि लोग उनसे सवाल करते हैं और वो जवाब नहीं देते। उन्हें अपने मन की बात करनी रहती है और वो इस वक्त भी अपने मन की ही कर रहे हैं। लेकिन देश का मन इस समय क्या है, इस बारे में कांग्रेस ने बता दिया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका एक छोटा सा हिस्सा अभी सुन लेते हैं। पिछले 72 दिनों में जब से प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, पिछले 72 दिनों में हमने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे। खड़े हो जाए। ये अंग्रेजी और ये हिंदी है। और ये सवाल जब कहीं जाते थे, 3 या 4 सवाल हम उनसे पूछा करते थे। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है 72 दिन 272 सवाल, 0 जवाब, भाग मोदी भाग। तो ये सारे सवाल जो हमने उठाए हैं, आखिरी सवाल जो हमने उठाया था जब प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, तो 272 सवाल हमने पूछे हैं, एक जवाब भी नहीं आया है। पर प्रधानमंत्री ने एक चीज तो नोटिस उन्होंने कर ली और उनको थोड़ा बुरा लगा कि एक सवाल के संदर्भ में हमने निवर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और उन्होंने कह दिया, देखिए अभी ये हमें निवर्तमान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका माने ये है कि हम हार मान गए हैं। वो गलती होगी, एक दिन एक सवाल के संदर्भ में वो निवर्तमान शब्द निकल गया, पर होशियारपुर तक हमने निवर्तमान प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो असली बात यह है कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो ये सवाल भी आपको मिल जाएगा। 72 दिन 272 सवाल और 0 जवाब, भाग मोदी भाग, ये है कांग्रेस का क्योंकि वो 272 सवाल उसने पूछे इन 72 दिनों में,
लेकिन पीएम मोदी का हाल देखिए कि वो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए। आप जानते हैं, आप लोगों ने ये लगातार सोशल मीडिया पर, क्योंकि जयराम रमेश उन सवालों को रखते थे, जहां भी मोदी रैली करने जाते थे, जिस राज्य में जाते थे, जिस इलाके में जाते थे, उसके पहले जयराम रमेश या कांग्रेस की ओर से कुछ सवाल दाग दिए जाते थे कि मोदी जी आप यहाँ जा रहे हैं, तो आप बताइए इस क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, या यहाँ पर आपकी सरकार ने इन घोषणाओं को किया था वो पूरी हुई न हुई, या उन घोषणाओं का क्या हुआ, या यहाँ के लोगों की उन दिक्कतों का क्या हुआ, वो कब सुलझेंगी। इस तरह के सवाल जो थे वो कांग्रेस की ओर से किए जाते थे, लेकिन पीएम मोदी को जवाब नहीं देना था तो उन्होंने नहीं ही दिया। और अब वो तो मौन व्रत धारण कर ही चुके हैं, 45 घंटों के लिए वो पहुंच गए हैं कन्याकुमारी में, ध्यान कर लें। तो क्या है ये सब माहौल जो जिस तरह का बन गया है, उसमें क्या पता चल रहा है और किस तरह से कांग्रेस अपनी मजबूती का दावा कर रही है। कांग्रेस ने ये कहा है कि 5 न्याय और 25 गारंटियों के बूते वो 4 जून को एक पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद रख रही है। ये दावा भी आज कांग्रेस ने किया है। इसका मतलब कि कांग्रेस अब अपनी सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर निश्चिंत है। आखिरी दौर की वोटिंग से पहले कांग्रेस के इस बड़े ऐलान के क्या है मायने और क्या है इसमें बीजेपी के लिए संदेश, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। अभी हमने सुना जयराम रमेश ने जो कहा, उसके पहले हमने अपने चैनल पे इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया भी है, और जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने बताया है कि किस तरह से उनका प्रचार रहा, उसमें बीजेपी पर प्रहार होते रहे, लेकिन कहीं भी मर्यादा को उन्होंने ताक पर नहीं रखा, मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, शालीनता का ध्यान रखा, और बीजेपी की कमजोरियों को जितने चुटीले तरीके से उजागर किया जा सकता था वो उन्होंने किया। वहीं दूसरी ओर मोदी जी का हाल देखें तो वो मंगलसूत्र और मुजरे की बात करते रहे और इस समय वो मौन पर चले गए हैं। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी कि कांग्रेस का आखिरी दौर की वोटिंग से पहले ये जो बड़ा ऐलान आज उसने किया है, ये उसका आत्मविश्वास है, ये जनता का विश्वास है, और ये बीजेपी की कमजोरियों का परिणाम है? क्या लगता है आपको? दो चीज़ें हैं, एक तो बीजेपी कमज़ोर है ये भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, और जो ज़मीन से सूचनाएं हैं उसका भी इसमें असर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और आत्मविश्वास भी कांग्रेस का पूरे चुनाव में हमने काफ़ी उठा हुआ देखा, तो वो अंतिम चरण से पहले जो है ये उस आत्मविश्वास की एक और बानगी है। दूसरे सर्मित्रा जी, जिस तरीके से बताया गया कि 72 दिनों में 272 सवाल पूछे गए और 0 जवाब आए, तो अब आप इसमें 272 की संख्या जो उस पर थोड़ा गौर कीजिए कि 272 की संख्या जो है ये संसद के अंदर बहुमत की बॉर्डर लाइन है कि इतना सरकार बनाने के लिए चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में होती तो इन 272 में से 272 के जवाब देती, लेकिन 0 जवाब आए हैं। इसका मतलब कि 272 की जो बॉर्डर लाइन है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है और मौन मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जिस तरीके की तस्वीरें कन्याकुमारी से आ रही हैं उसमें भी सर्मित्रा जी यही दिखाया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का मौन काल जो है वो शुरू हो गया है, चूँकि नरेंद्र मोदी निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और वो अब 4 जून को उनकी छुट्टी होने जा रही है। जैसा कि पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भी मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद लोग नरेंद्र मोदी को याद नहीं रखेंगे और उन्हें भूल जाना चाहेंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी करके जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सर्मित्रा जी, इतिहास भी नरेंद्र मोदी को कूड़े के घेर में फेंक देगा और उनके बारे में चर्चा करना नहीं चाहेगा, चूँकि ये 10 साल जो हैं नरेंद्र मोदी के शासन के, ये भारत का अंधकार युग जो कहा जा सकता है आज़ादी के बाद से। तो आज़ादी के बाद से जिस तरीके से इस देश ने इन 10 सालों में जो दंश झेले हैं, जिस तरीके से देश बर्बादी के कगार पे पहुंचा है, लोगों की रोज़ी रोटी रोज़गार छिने हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान 24 घंटे कर करके और आखिर में तो आते आते प्रधानमंत्री खुद जो थे, स्वयं जो थे, बहुत निम्न स्तर पे पहुंच गए। तो ये हम लोगों ने सबने देखा है, पूरे देश ने इस बात को देखा है। तो निश्चित तौर पे भारत जो है एक सहिष्णु देश है, भारत एक सर्वधर्म संभाव वाला देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत के लोग जो हैं, जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, वो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को याद करना नहीं चाहेंगे। ये निश्चित तौर पे बात पवन खेड़ा की सही मालूम पड़ती है, जो कि ज़मीन से जनता की आवाज़ें भी इस तरीके की आ रही हैं। तो आज जो कांग्रेस ने आखिरी दौर की वोटिंग से पहले जो बड़ा ऐलान किया है सर्मित्रा जी, उस ऐलान में 2 चीज़ें शामिल है। एक तो 272 की जो है आंकड़ा जो कांग्रेस ने सवाल किए, नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी ने उसके जवाब 0 दिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी
बहुमत से कोसों दूर पीछे चली जा रही है। दूसरा, खुल के जो है वो तीनों लोगों ने, मतलब पवन खेड़ा ने भी, जयराम रमेश ने भी, सुप्रिया शीत ने भी बहुत मजबूती के साथ एक बात कही कि 4 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन सरकार 4 तारीख को बनाने जा रहा है। मुझे लगता है कि आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी को जो है वो और ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए वो ध्यान मुद्रा में और पहुंचा देगा, और बेचैनी उनकी बढ़ गई होगी इस ध्यान मुद्रा में भी जिसमें वो बैठे हुए हैं। अब वो कितना ध्यान कर रहे हैं और कितना कैमरे जो है वो शूट कर रहे हैं वो अलग का मसला है। कोई बता रहा है 9 कैमरे लगे हैं, कोई बता रहा है 10 कैमरे लगे हैं। तो ऐसा ध्यान जो है वो कैसा होता है कि कैमरे के आगे ध्यान लगाए जाएँ। अप्सराएँ भी आती थीं तो वो ध्यान भटकाती थीं, तो ये अप्सराएँ हैं, कैमरे जो हैं ये क्या है ये तो पता नहीं, और कैसे दिव्य ज्ञानी और दिव्य पुरुष हैं कि उनका ध्यान नहीं भटक रहा है, 10-10 कैमरों के बीच में ध्यान कर रहे हैं। तो वो अब मुझे लगता है कि वो ध्यान मुद्रा जो है जो इसमें पहुंच गए हैं, मौन मुद्रा जो है, इसी में भारतीय जनता पार्टी और स्वयं नरेंद्र मोदी जो है 4 जून को मौन मुद्रा में पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा कर भी दी है सुमित्रा जी। जी, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तस्वीरें अभी हम लोग इस समय देख रहे हैं, स्क्रीन पर जो तस्वीरें आ रही हैं, और उसमें पता चल रहा है कि कैमरा कितने एंगल से, अलग-अलग एंगल से शूट हो रहे हैं और अलग-अलग कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें कहीं उनको वो माला फेरते हुए दिखाया गया है। और फिर मतलब वो याद आता है कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर, माला फेरत झुक गया, गया ना मन का फेर। पता नहीं मोदी जी के मन का फेर कब जाता है, या उनके मन का फेर क्या है, ये भी अभी पता नहीं चल रहा है। और वो कर का मन का, मतलब अपने हाथ का मन का तो वो नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक कैमरा है तब तक वो इसी तरह से वो दिखाते रहेंगे। आज इनके मतलब एक और तो ये चल रहा है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई 10 कैमरों के बीच आप किस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ लोग उसको मीडियाटेशन भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, ये मेडिटेशन नहीं है, ये मीडिया के सामने किया जा रहा है। और यहाँ पर अमलेंदु जी, हमारी वो बात भी सच हो रही। कल जब कांग्रेस ने, जो उसका प्रतिनिधिमंडल गया था चुनाव आयोग से, वो बोलने गया था कि भाई आप इनको रोकिए, ये एक तरह से प्रचार है, और ये मौन पीरियड जो है इसमें इस समय ये ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। और ये उम्मीद थी कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और चुनाव आयोग ने इस उम्मीद को बिल्कुल सही उस पर उतरा, वो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब हम देख रहे हैं कि जब ये मोदी जी का ये सारा चल रहा है कि कल से जब से वो कन्याकुमारी पहुंचे, उन्होंने किन किन मंदिरों में पूजा की, और फिर वो किस तरह से ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ पर सोशल मीडिया पर उनके जो भक्तगण हैं वो इसको, उनकी तस्वीरों को, उनके वीडियो को बहुत प्रचारित कर रहे हैं। मोदी 3.0 जो है वो ट्रेंड कर रहा है, उसके बाद नरेंद्र मोदी, उसके बाद ये सब चल रहा है कि ये जो है ये बिल्कुल एक बड़े मीडिया घराने ने तो उनको सीधे विवेकानंद से तुलना कर दी कि 131 साल पहले यहीं पे नरेंद्र जो थे वो स्वामी विवेकानंद बने थे, और अब ये जो दूसरे नरेंद्र पहुंचे हैं, ये इस तरह से तुलनाएं हो रही हैं। तो इस सब का जाहिर है, कल वाराणसी में वोटिंग है, तो ये कहीं ना कहीं वहां के हिंदुओं, मतलब ये सवर्ण मतदाताओं को लुभाने की ये कोशिश भी हो सकती है। और मोदी ये इस बार जानते हैं कि वाराणसी में उनकी हालत खराब है, क्योंकि 10 साल में वो वाराणसी को ना उन्होंने वाराणसी रहने दिया, न काशी की वो विरासत को उन्होंने बरकरार रखा, और क्योटो बनाने का जो दावा किया था वो तो अपने आप ही ध्वस्त हो गया। जब आप वाराणसी को बरकरार नहीं रख सके तो आप क्योटो को कहां से लाएंगे। ये चीजें जो सब दिख रही हैं कि मोदी के खिलाफ जा रही थी, और शायद यही वजह है कि मोदी ने अभी एक नया दाव चला, वो पहुंच गए कन्याकुमारी। लेकिन इस बीच जो देश के मुद्दे हैं वो तो वहीं के वहीं बने रहे, और कांग्रेस ने इसी को लेकर अब जो कहा है, आज जो दावा किया है वो, क्योंकि कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात में ये कहा भी कि हम बिल्कुल मुद्दों से हम नहीं हटे, और हमने लगातार उन बातों को उठाया जो जनता से जुड़े हुए हैं, और जनता को यही बात पसंद भी आई। वहीं कल तेजस्वी यादव ने भी जो 3 महबूबाओं का जिक्र किया था, आपने मीडिया और कैमरों को आपने अफसराओं का वो दिया, और कल तेजस्वी यादव ने महबूबाओं का वो बोला था। अभी उन्होंने मोदी के जिस तरह के जो मेडिटेशन है उस पर उन्होंने क्या कहा तेजस्वी यादव ने, इस बात को भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो लगातार मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं, और ऐसे तंज भरे प्रहार कर रहे हैं जिसका जवाब देते मीडिया से, बीजेपी से नहीं बनता। मीडिया तो खैर जो मोदी बोलेंगे वही बोलती है। तो खैर सुन लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है, ध्यान में बाधाएं आएंगी। लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। मतलब बायोलॉजिकल तो है नहीं वो। गांधी जी को लेकर के भी चुनाव आयोग को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए तेजस्वी जी, जिस तरीके से जा रहे हैं मोदी जी। अब देखिए, अब चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद रखी जाएगी, हमने तो छोड़ ही दिया उम्मीद।
कुछ करना तो है नहीं उस चुनाव आयोग को, चाहे कितना भी गला फट जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। चुनाव आयोग तो कुछ मोदी जी की खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोदी जी ध्यान में गए, पिछले बार गुफा में गए थे शायद केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था वो। अरे भाई दिखाना क्यों है, दिखावटी बनावटी और मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे और आ जाएंगे, और 4 को ओके बाय बाय। अब गांधी जी भी याद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आखिरी दौर का चुनाव प्रचार है, भीषण गर्मी है, इस भीषण गर्मी में वोटरों को भी निकलना है, क्या कहेंगे? अब वोटर निकलेंगे मोदी जी को भगाने के लिए, उसमें देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम लोगों की है। चलिए 1-1.5 मिनट के इस बाइट में तेजस्वी यादव ने अमरिंदर जी बहुत सारी बातें बोल दी। उन्होंने मीडिया को लेकर कहा, उसके बाद उन्होंने दिखावटी, मिलावटी, बनावटी मत बनिए मोदी जी, ये भी कह दिया, क्योंकि इस देश की जनता सब जानती है। गर्मी की बात निकली तो उस पर यह भी कह दिया कि वोटर जरूर निकलेंगे क्योंकि मोदी जी को भगाना है। और अभी हम लोग जो चर्चा कर ही रहे थे कि चुनाव आयोग जिस तरह से वो निराश करता आ रहा है, इस पर भी तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की। और कांग्रेस ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की। ये शिकायतें आचार संहिता समेत कई अन्य उल्लंघनों के बारे में थी। इनमें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी, 8 शिकायतें सीएम योगी और 3 शिकायतें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई। लेकिन ऐसी कई शिकायतें हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कांग्रेस ने आज इसका आंकड़ा भी दे दिया। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस वक्त जिस तरह से आंकड़ों के साथ बात कर रही है, मतलब 72 दिन 272 सवाल, 0 जवाब, 77 दिन 117 शिकायतें, लेकिन बहुत सी शिकायतें जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर तेजस्वी यादव ये जो बोल रहे हैं कि जनता आएगी जरूर, गर्मी बहुत है। दिल्ली में तो बिल्कुल, अब दिल्ली में वोटिंग हो गई है, अब कल वाराणसी में है, बाकी जो 57 सीटों पर है उन जगहों पर भी मौसम बिल्कुल गर्म ही चल रहा है। तो लेकिन फिर भी वोटर निकलेगा क्योंकि मोदी को भगाना है। आपको क्या लगता है अमरिंदर जी की, क्या मोदी जी को वहां पर 10 कैमरों के बीच भी ये बेचैनी हो ही रही होगी कि पता नहीं इस बार वाराणसी में क्या होगा, पता नहीं बाकी 57 सीटों पर क्या होगा, यूपी में इस बार 13 में से कितनी सीटें बीजेपी को मिल पाएंगी या बिल्कुल ही नहीं मिल पाएंगी, जैसा कि अखिलेश यादव ने दावा किया है। क्या लग रहा है आपको कि इस समय, मतलब अभी ये जो कांग्रेस ने भी, क्योंकि अभी जब बड़ा ऐलान किया है तो जाहिर है कि उसके पास कोई मजबूत वहां से कोई फीडबैक आया हो जमीन से, तभी कांग्रेस इस तरह का ऐलान कर रही है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है इसका जो असर है ये भी देखने मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव की इस बात में कितना दम है कि जनता मोदी जी को भगाने के लिए आएगी वोट देने, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने जो बुकलेट जारी की उसमें लिखा ही है भाग मोदी भाग। क्या कहेंगे आप? देखिए सर मित्रा जी, एक तो नरेंद्र मोदी को बेचैनी जो है वो पहले से है, और वो कल का जो उनका अंतिम भाषण है बतौर प्रधानमंत्री, उसे समझ लीजिए और चाहे किसी भी तरीके से समझ लीजिए, हालांकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कल का जो उनका अंतिम भाषण था उसमें उनकी बेचैनी एक तरीके से बिल्कुल सामने खुल करके आ गई है। 4 जून के बाद मोदी क्या करेंगे ये सोचना है कि 4 जून की शाम को मोदी की क्या स्थिति होगी, किस तरीके से वो अपने को संभालेंगे। बड़ी दया आती है कि वो उनकी 4 जून को जो स्थिति होने जा रही है उसको देखते हुए, क्योंकि कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी फट पड़े हैं एकदम से, और जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है शर्मिष्ठा जी, वो सड़क पे अगर जो आवारा लड़ते हैं उनकी भी भाषा उससे थोड़ी बेहतर होती है, जो जिस भाषा में नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है कल के भाषण में। तो ये एक नरेंद्र मोदी की बेचैनी जो है वो उसको साफ तौर पर जाहिर कर रहा है। वो नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं बहुत बुरी तरीके से कि सरकार भी जा रही है और ख़ुद वाराणसी से भी हार रहे हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वाराणसी में ही नारे लग रहे हैं गो मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। तो अगर वाराणसी में ही गो बैक मोदी लग रहे हैं शर्मिष्ठा जी, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। एक और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो वाराणसी है वो शंकर जी के 3 त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, और इन्होंने उस त्रिशूल को ही खंडित कर दिया। जो कॉरिडोर बनाया है वो वहाँ तो मंदिर पहले से ही था
जितना बड़ा था, उसके बाद जो कुछ बनाया वो सारा व्यापार है, और व्यापार का काम जो उन्होंने एक विदेशी कंपनी को सब उसके हवाले कर दिया है, और यहाँ की जो स्थानीय लोग थे उनकी रोजी रोटी सब जो है वो छीन लिए। तो काशी में सर मित्रा जी इस बार नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़गी है ज़बरदस्त तरीके से। एक तो जिस तरीके से कोरोना काल में जो है वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार हुआ और नरेंद्र मोदी का ऑफिस जो था वो खामोश बैठा रहा और लोगों के फ़ोन उसने नहीं उठाए, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी। और दूसरा ये जिस तरीके से वो कॉरिडोर बनाया गया है, उस कॉरिडोर के बहाने जिस तरीके से लोगों को उजाड़ा गया, लोगों का व्यापार उजाड़ा गया और तमाम लोगों के व्यापार जो ध्वस्त कर दिए गए, इस सब को लेकर के भी बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी है। तीसरी नाराज़गी है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के लोगों ने शंकराचार्यों का अपमान किया, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा बनारस में नाराज़गी है। तो ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए बनारस में नाराज़गी बढ़ रही है और पूरे देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर के नाराज़गी है, उसका आभास नरेंद्र मोदी को अच्छे तरीके से हो गया है। नरेंद्र मोदी जो है ये गए जो है अपना ध्यान लगाने या मौन मुद्रा में जो भी गए हैं, तो ये कोई ध्यान और मौन मुद्रा में करने नहीं गए। ये 4 जून की बाद की जो उनकी स्थिति होने वाली है, उससे अपने को किस तरीके से संभालें इसका प्रयास करने के लिए गए हैं कुल मिलाकर के। तो यानी आप समझ सकती हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी फिर जो है वो अंतर्धान हो जाएंगे और वो जाकर के इसी तरीके से ध्यान मान कहीं जाकर के लगाएंगे। अब गुफा में जाएंगे कि समुद्र में डूबेंगे, कहाँ लगाएंगे, जैसे द्वारका में डूबे थे उस तरीके से करेंगे, वो जाने, उनका काम जाने क्या करना है, वो क्या नहीं करना है। लेकिन 4 जून को मोदी जा रहे हैं, इस बात की गारंटी कांग्रेस ने आज दे दी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और साफ साफ कह दिया है कि 4 जून के बाद देश नरेंद्र मोदी को याद नहीं रखेगा सर मित्रा जी। और जैसा तेजस्वी ने भी दावा किया कि लोग निकलेंगे, नरेंद्र मोदी को भगाने के लिए लोग घरों से निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी लोग जो घरों से निकले हैं वो मोदी को भगाने के लिए घरों से निकले हैं, और आखिरी चरण जो है उसमें भी लोग मोदी को भगाने के लिए ही घरों से निकलेंगे, ऐसा समझा जा सकता है जनता के मूड को देखते हुए सर मित्रा जी। बिल्कुल 6 चरणों में जिस तरह की वोटिंग की खबरें आई थी, उसमें यही बार बार हर चरण के बाद यही खबर आई कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है, बीजेपी की हालत पस्त हो रही है। हर चरण के बाद इसी तरह की खबरें बाहर आती गईं, और अब जब कल 7वां चरण होने वाला है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हार की घोषणा पर एक बस औपचारिकता बस एक बाकी रह गई है कि 57 सीटों में भी बीजेपी की हालत खराब ही रही है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो शायद 6 चरणों में ही तय हो चुके हैं। इसीलिए आज आखिरी दौर की वोटिंग से पहले कांग्रेस ने ये जो बड़ा ऐलान किया है वो इसी वजह से है, क्योंकि कांग्रेस चाहती तो कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक होने के बाद भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है वो करेगी, लेकिन वो इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या बातें हुई हैं हो सकता है इस पर करे। लेकिन कल जो इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है और उसके पहले आज जो कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान है, ये सारी बातें बता रही हैं कि 4 जून को वाकई कोई ऐसा निर्णायक फैसला जनता देने वाली है जिसमें बीजेपी के लिए हार का संदेश होगा और मोदी के लिए यही संदेश होगा कि अब आप चाहें तो जहां चाहें आप जा सकते हैं, आपके पास झोला है तो आप झोला उठाइए, आपके पास अगर बाकी चीजें हैं, आपका 10 लाख का जो सूट है आप चाहे तो वो ले जाइए, या आपको जो कुछ ले जाना है बस अब आप दिल्ली को छोड़िए, बख्श दीजिए यहाँ के लोगों को, बख्श दीजिए भारत की जनता को। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता अमरेंदु जी की इतिहास मतलब मोदी को लोग याद नहीं करेंगे, मोदी को लोग जरूर याद करेंगे, लेकिन उनके गलत फैसलों के कारण ही उनको याद करेंगे। और इस बार जो उनकी हार का कारण भी अगर बनेगा तो वो यही है कि 10 सालों में जिस तरीके से आम जनता को तकलीफें उसकी बढ़ गई हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन और उसके बाद ये तमाम जो हिंदू मुस्लिम करते रहे मोदी, और लोगों को इंतजार था कि चलिए आपके पास जब एक बार और चुनाव में आप जाएंगे तो शायद आप कोई मुद्दे की बात करेंगे, शायद आप हमारी महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दों पर आप कोई बात करेंगे, जिस तरीका का माहौल देश में बन गया है आप उस पर कोई बात करेंगे। लेकिन मोदी को आम जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, ये चीज बार बार जाहिर हो रही है। इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्म हवाओं का जोर हम देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से लू लगने से मतलब स्कूलें चालू हैं तो वहां पर कुछ छात्रों की और शिक्षक की मौत हो गई। दिल्ली में पानी के लिए लोग मतलब जो बिल्कुल पॉश इलाका माना जाता है वहां भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उत्तराखंड के जंगल जो हैं वो जल रहे हैं। ऐसी विपदाओं की खबरें जगह जगह से आ रही हैं और लोगों की तकलीफें अभी से शुरू हो गई हैं। और इन तकलीफों के बीच जब और बड़ी तकलीफें रहती हैं, जैसे कि उनके पास रोजगार नहीं रहता या वो गरीबी में रहते हैं या महंगाई एकदम से बढ़ जाती है, तो उन सब का असर उनके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी को इन सब बातों की कभी कोई परवाह नहीं रही और अभी भी वो इन सब बातों से बेपरवाह ही बने हुए हैं। तभी तो वो इस समय आराम से मेडिटेशन करने चले गए, क्योंकि उनके पास सुविधा है, वो प्रधानमंत्री है, उनके पास पूरा कुनबा मतलब जो उनका पूरा खर्च उठाने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं, तो वो आराम से जाकर
3 दिन वहां पर बिता सकते हैं। ये उनके पास लग्जरी है, मतलब ये विलासिता है कि वो जाकर आप मौन व्रत धारण करने के नाम पर आप 3 दिन आराम से बैठ जाइए एक अच्छी जगह पर जाकर। लेकिन भारत की आम जनता के पास तो ये विलासिता नहीं है, ये वो इतने आराम से नहीं रह सकती। उसे रोज अभी ये सोचना है कि आज पानी का इंतजाम कैसे होगा, पानी का इंतजाम हो गया तो बच्चों की पढ़ाई की फीस कैसे करें, उसके बाद खाने का इंतजाम कैसे करें, बीमार हैं तो हम दवाओं के लिए कहाँ जाएं, अस्पताल में कैसे हम इलाज करें। आज ही यूपी के एक अस्पताल की मैं तस्वीर देख रही हूँ जिसमें एक लाश को वहां पर वो कुत्ता जो है वो सूंघ रहा था, खा रहा था। तो ये इस तरह की विभत्स तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई। इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो रोजमर्रा का जीवन जो है एक आम आदमी के लिए, एक आम भारतीय के लिए वो कितना कठिन हो गया है। लेकिन मोदी इन सब बातों से बेपरवाह बने रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने ये बिल्कुल दमदारी के साथ ये दावा कर दिया है कि इस बार उसकी सरकार आने जा रही है, क्योंकि मोदी ने बिल्कुल मुद्दों की बात नहीं की, जबकि कांग्रेस का कैंपेन जो है वो मुद्दों पर ही टिका रहा। इंडिया गठबंधन लगातार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, इन सब की बात करता रहा जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। कल राहुल गांधी ने भी ये जो प्रचार खत्म हुआ उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, इसको सुनते हैं। नमस्कार। कैंपेन ख़त्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने एक तो मोदी के साथ डिबेट वाली बात भी बोल दी कि अब तो खैर वो पॉसिबल ही नहीं है। ये दो तरीके से है, क्योंकि एक तो वो मौन व्रत पर चले गए और दूसरी बात जब वो लौट कर आएंगे तब तक बिल्कुल माहौल बदला होगा। और वो जैसा कि जयराम रमेश उनके लिए बार बार लिख रहे हैं, निवर्तमान प्रधानमंत्री, यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री जो बस अब कुछ ही दिनों के हैं और अब वो जाने ही वाले हैं, यानी उनकी कुर्सी खाली होने वाली है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा, कोई उसका चेहरा बनेगा, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। राहुल गांधी का एक और ये जो कहना था कि आप आखिरी पल तक वहां पर अपनी नजरें बनाए रखिए, यानी क्या यहाँ अभी भी एक ये डर बना हुआ है इंडिया गठबंधन के सामने अमलेंदु जी की ईवीएम में कोई छेड़खानी, कोई खेल बीजेपी अभी कर सकती है? क्योंकि मोदी 3.0 का ये जो ट्रेंड चल रहा है, बीजेपी ने ये जो ट्रेंड अभी चलाया हुआ है, क्या इसके पीछे भी फिर कोई एक साइकोलॉजिकल गेम या ये खुली चुनौती विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, कि हम तो ईवीएम में खेल करके भी हम आ ही जाएंगे, आपकी जमीनी रिपोर्ट चाहे जो बोलती रहे, लेकिन हमारी अपनी तैयारी अलग है। ये जो राहुल गांधी का मैसेज है, ये जो डर बना हुआ है ईवीएम को लेकर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि चुनाव आयोग तो अभी भी ये दावा कर ही रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऐसा है तो विपक्ष के नेताओं को अभी तक ये आश्वस्ति क्यों नहीं हुई अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये है कि चुनाव आयोग को लेकर के गंभीर सवाल उठते रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं, और ख़ासतौर से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने जिस तरीके से भद्दी शेर व शायरी की, उसको लेकर के और ज़्यादा सवाल उठे कि आपका जो काम है आप अपना वो काम नहीं कर रहे हैं, और ट्रक के पीछे लिखी हुई शेर व शायरी उठा करके आप ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। देश का आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको काम करना था वो आप नहीं कर रहे हैं। जगह जगह मशीनें ख़राब हो रही हैं, आप जो है 11-12 दिन तक जो डाटा आप पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि क्या क्या डाटा है, कितना वोट पड़े, कहाँ वोट पड़े, ये आप जो है डाटा नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद जब डाटा दिया जाता है तो मालूम पड़ता है कि 11 दिन के बाद जब वो डाटा आता है तो 1 करोड़ मत जो है वो बढ़ जाते हैं, जो कि पहले डाटा आया था उससे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी
करने की कोशिशें शायद की गई होंगी, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि चूंकि काम करने की तमीज़ नहीं हो चुनाव आयोग को, तो काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो मालूम नहीं कर पा रहा हो कि डाटा किस तरीके से फीड किया जाना है, तो अब अक्षम हो, ये भी हो सकता है। मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, चुनाव आयोग की अक्षमता भी हो सकती है और चुनाव आयोग की बेईमानी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सर मित्रा जी, इसमें जो भी हो, चाहे वो अक्षम हो और चाहे वो बेईमानी हो, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को और भी जो विपक्षी लोग हैं उनको सबको काउंटिंग टेबल्स पे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी अधिकारी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे, बाकायदा उसका नाम और पद सब नोट किया जाए और चुनाव के बाद उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बड़े नेताओं को सौंपा जाए कि इन्होंने चुनाव के अंदर बदमाशी करने का काम किया था। ये निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए भी सरकारी मशीनरी जो है, अधिकारी जो है, वो किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं करने पाए। चूँकि अगर इस तरीके की कार्रवाई हो जाएगी तो आगे आने वाले 100 साल के लिए मशीनरी एकदम सुधर जाएगी और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बेईमानियाँ की हैं वो सारी बेईमानियाँ रुक जाएंगी समिता जी। तो ये तो बहुत ज़रूरी काम ये है कि सबको बहुत सतर्क रहना है काउंटिंग टेबल्स पर, ख़ास तौर से कल आखिरी चरण का मतदान है, वहाँ तो लोगों को रहना ही है पोलिंग बूथ्स पे, लेकिन काउंटिंग टेबल्स पे जाकर के सबको बहुत सतर्क रहना है और जो 70-80 के डाटा इकट्ठा किए हैं उनको पहले मिलान करवाना है। जो डाटा दिया जा रहा है वहाँ काउंटिंग टेबल्स पे, उससे मिलान करना है कि किस पोलिंग बूथ पे कितनी मशीन में निकला है, वहाँ से क्या डाटा आया है। ये सारी चीज़ों का उनको इंतज़ाम करना है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के कांग्रेस ने भी अपने लोगों को कहा है, राहुल गांधी ने भी सतर्क किया है। जो कपिल सिब्बल हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और बताया है लोगों को क्या क्या उनको सावधानियाँ बरतनी हैं। तो ये सारी सावधानियाँ निश्चित तौर पर बरती जानी हैं। प्रधानमंत्री जो गए हैं मौन व्रत पे और ध्यान लगाने के लिए गए हैं, हो सकता है समिता जी उनको समझ में आ गया हो कि लोगों ने तैयारियां कर ली हैं और जिस तरीके से 70-80 के डाटा लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं, तो काउंटिंग टेबल्स पे जो गड़बड़ियाँ की जानी थी वो गड़बड़ियों की संभावनाएं अब कम हो गई हैं, क्योंकि अब काउंटिंग टेबल्स पे झगड़े हो सकते हैं अगर बेईमानी करने की कोशिश की जाएंगी। देखिए समिता जी, काउंटिंग टेबल्स पे जो भी बेईमानी करेंगे वो करेंगे अधिकारी, और जो अधिकारी बेईमानी करेगा या करवाने की कोशिश करेगा उसका चेहरा सामने होगा ये कर रहा है। तो सारे लोगों को सतर्क होकर के उस अधिकारी का बाकायदा नोट करना है ये क्या है, ताकि बाद में उसको दंडित किया जा सके। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले, मतलब काउंटिंग से पहले, इंडिया गठबंधन को साफ तौर पे ये भी कह देना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ट्वीट किया था कि संवैधानिक पद की शपथ लेकर के जो लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ फिर ऐसा बर्ताव किया जाएगा कि कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर एक खुली चेतावनी जारी करनी चाहिए कि जो भी अधिकारी बदमाशी करने की कोशिश करेगा उसको फिर हम कायदे से निपटेंगे और कोई जो है उसमें छूट नहीं दी जाएगी। दूसरा, ये जितने भी अधिकारी जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग में बैठे हुए हों, चाहे कहीं भी हों, इनकी सबकी कुंडलियां निकलवाई जाएं और इनको सब संभाल के रखा जाए, ताकि बाद में जो है 4 जून के बाद इनके सबके ऊपर कार्रवाई हो कि इनके पिछले क्या क्या कारनामे हैं। जो भी बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं वो सबके चेहरे नोट किए जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ताकि आगे के लिए भी प्रक्रिया जो एकदम साफ़ सुथरी रहे, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस समय जो भी प्रशासनिक मशीनरी होती है वो सब सीधे चुनाव आयोग के अंडर में होती है, सरकार के अंडर में नहीं होती है। तो सरकारी कर्मचारियों को इस समय निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग के मातहत काम करना है, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है। और जो भी इससे हटेगा या सरकार के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने की कोशिश करेगा, उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाए। ये तय करना है इंडिया गठबंधन के लोगों को। सिर्फ ये बातें ना रह जाएं, 4 जून के बाद ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाए और इसकी घोषणा कर भी दी जाए। समिता जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाकी जो मोदी 3 चल रहा है कि आप आज कल शाम को जिस तरीके से जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो अपना एग्जिट पोल लाएंगे कि 300 आ रही हैं कि 301 आ रही है, ये सब तो प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करेगी। मीडिया उसने ख़रीदा हुआ है तो वो स्लॉट बुक है, तो वो समझिए कि मीडिया तो केवल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा उसको जाकर के केवल रिले करेगा, उसमें मीडिया का अपना कुछ काम नहीं है। अब बताइए कि पहली जो है वो जारी हो रहा है वीडियो के साथ, वहाँ एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। अरे जब आखिरी चरण का मतदान नहीं हुआ तो हमारे पास एग्जिट पोल के आंकड़े कहाँ से आ गए? फिर सफाई दे दी जाती है कि वो तो हम जो टेस्ट कर रहे थे। अगर आप टेस्ट कर रहे थे तो टेस्ट में आपने एनडीए की 301 सीटें क्यों लिख दी? भाई इंडिया की भी आप 301 सीटें लिख सकते थे अगर आप टेस्ट कर रहे थे। इसका मतलब जो डाटा आपके पास आ गया है वो डाटा ये है कि आपको ये 1 जून को रिले करना है, तो 1 जून को उस डाटा को रिले करेंगे। लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं है, चूँकि जनता जिस तरीके से उतावली है मोदी को भगाने के लिए समिता जी, वो जनता वो काउंटिंग जो स्थल होंगे उनके बाहर भी मजबूती के साथ खड़ी होगी। और कोई भी अगर इस तरीके की चीज़ें गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएंगी तो मुझे लगता है कि देश के अंदर एक गंभीर तरीके की अनारकी फैल सकती है अगर गड़बड़ियाँ करने की कोशिशें की जाएंगी।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क होगी। मुझे लगता है जो अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे होंगे वो भी सतर्क हो गए होंगे कि अब गड़बड़ियाँ नहीं करनी हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई करने की कोशिश करता है तो फिर उसके साथ फिर जनता भी निपटेगी और आने वाली सरकार जो है वो भी उनके साथ निपटेगी। मुझे लगता है ये ऐलान भी करना जरूरी है समिता जी। बिल्कुल, जो बेईमानी करने की कोशिश करेगा या जिसने बेईमानी करने की कोशिश की, जिसने अपने पद की जिम्मेदारी और कर्तव्यों को नहीं निभाया और एक सत्ता के आप गुलाम बनकर आपने काम किया, उन सब के लिए राहुल गांधी तो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त ही कह दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरह से, जिन लोगों ने भी खिलवाड़ किया है अपने पद के साथ और पद की शपथ लेकर भी आपने जब अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो उनसे हम देखेंगे कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। ये राहुल गांधी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। और उसके बाद मुझे लगता है अमलेंदु जी, आज ये जो कांग्रेस ने जिस तरीके का ऐलान किया है कि अब हमारी सरकार बनने जा रही है और 4 जून को निर्णायक फैसला आने वाला है, ये जो कहना है कांग्रेस का, मेरा ख्याल है ये भी एक तरह से चुनाव आयोग को या उन तमाम अधिकारियों को जो मतदान केंद्रों पर रहते हैं और जो कोशिश जिनकी ये होगी कि कल वो किसी तरह का खिलवाड़ कर सकें, उनके लिए ये पहले से शायद एक चेतावनी है कि आप इसकी कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि आप कोशिश भी करेंगे तो थोड़ी बहुत आप सीटों पर आप हेरफेर कर पाएंगे। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में डटा हुआ है, चाहे वो मुद्दों की बात करें, चाहे उनके प्रचार की बात करें, या ईवीएम पर निगरानी की बात करें, या मतदान केंद्रों पर क्या चल रहा है। इसको हमने देखा है कि राहुल गांधी खुद रायबरेली पहुंचे, मतलब उनको वायनाड में तो इस तरह से पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन रायबरेली उनको पहुंचने की जरूरत पड़ी जिस दिन वोटिंग हो रही थी। और ये सारी चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। और इस बात का अंदाजा राहुल गांधी को है, कांग्रेस को है, इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी है। और इसी वजह से ये सारे लोग इस बार पूरी तरह से अलर्ट हैं। हमेशा से, मतलब कपिल सिब्बल ने जिस तरह की जो बातें बताई, इसके बाद सिविल सोसाइटियों की ओर से भी ये तैयारी है कि जब 4 जून को वोटिंग होगी तो वो किस तरह से नजर रखने वाले हैं। यानी यहाँ पर इस बार कोई भी मौका इंडिया गठबंधन छोड़ने नहीं वाला है, या वो लोग नहीं छोड़ने वाले कोई भी मौका जो ये चाह रहे हैं कि अब बीजेपी सत्ता में ना आए, क्योंकि बीजेपी जब तक अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा खतरा रहेगा। ये बात अब जाहिर हो गई है, जनता भी इस बात को समझ गई है। इसीलिए कांग्रेस ने अब ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि आगे, मतलब कल जब वोटिंग होगी और उसके बाद अब हमारी सरकार बनने जा रही है। अमलेंदु जी, कल जब इधर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और उधर मोदी जो है वो तब भी मौन व्रत में ही रहेंगे, शायद तब भी कैमरे उनके आगे पीछे लगे रहेंगे। और वो क्या उनको ये, उनके मन में ये डर कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि क्या, मतलब इंडिया गठबंधन अब इस बार क्या फैसला ले सकता है, क्या वो सरकार बनाने की प्रक्रिया किस तरह से शुरू कर सकता है, या मोदी का कोई, जैसा इन्होंने बोला तेजस्वी यादव ने भी, कि ये स्टंट है। और अभी बीवी श्रीनिवास ने भी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने जिस तरह से मोदी को आगे पीछे हर एंगल से दिखाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने एक चुटीला ट्वीट किया है। पहले ये ट्वीट देख लेते हैं। श्रीनिवास बीवी लिख रहे हैं, बाबा कैमरेश्वर, कोई एंगल बाकी तो नहीं रह गया प्रभु। 2 लाइनों का ट्वीट, लेकिन बड़ा चुटीला। अब उन्होंने मोदी के लिए एक नया नाम दे दिया है, बाबा कैमरेश्वर, और वो लिख रहे हैं कि कोई एंगल बाकी तो नहीं रह गया प्रभु। अमलेंदु जी, ये जो श्रीनिवास ने, मतलब बिल्कुल जो मैं 2 दिन पहले भी मैं टेल पीस की बात कर रही थी कि अखबारों में जब कॉलम लिखा जाता है तो जाते जाते एक चुटीली बात कह दी जाती है और उसमें पूरा संदेश छिपा रहता है। यहाँ पर बीवी श्रीनिवास ने ये जो लिखा है कि बाबा कैमरेश्वर, अभी तक तो मोदी अपने आप को परमात्मा का अंश बताते रहे, लेकिन अब उनको बाबा कैमरेश्वर लिखकर, और ये कि कोई एंगल बाकी तो नहीं रह गया, मतलब इसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेज भी, ये एक सवाल भी है कि आपने देश में इतना सब कुछ कर दिया, अब और कुछ तो बाकी नहीं रह गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि एक और तो ये श्रीनिवास का तंज भरा ट्वीट है, और दूसरी ओर सवाल ये कि कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, आज कांग्रेस का ये जो बड़ा ऐलान हुआ है, देश में ये जो सियासी हलचल चल रही है, कल वाराणसी में भी वोटिंग हो रही होगी, तो मोदी इन सब के बीच अपना ध्यान किस तरह से लगा पाएंगे? परमात्मा के अंश हैं, तो क्या उनको कोई वैसी सिद्धि है, या वो बेचैन बने रहेंगे, या मोदी के इस समय कन्याकुमारी में होने से बीजेपी के लोगों में इस समय बेचैनी होगी कि अब हमारा क्या होगा? आपको क्या लगता है अमलेंदु जी? एक तो समझता ये है कि अगर 4 जून को कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग और आरएसएस जो है वो खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पे आपको दिखाई देगा,
क्योंकि उनकी भी चिंता ये है कि नरेंद्र मोदी के कब्जे से भारतीय जनता पार्टी को बचाना है और आरएसएस का प्रभुत्व बनाए रखना है। तो ये संकट देश के सामने नहीं है, ये संकट इस समय जो है वो बीजेपी और आरएसएस के सामने है नरेंद्र मोदी के रूप में। तो नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं उन्होंने काम किया है और आरएसएस ने जिस तरीके से काम किया है समिता जी, वो 4 जून को भी उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी करें या क्या करें, अब लौट के नहीं आने, ये नरेंद्र मोदी को पता है। वो अब चाहे कोई ये करें, और दूसरा कि अगर मान लीजिए परमात्मा का अंश है, जैसा कि उन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल नहीं है, वो अब काफ़ी मजाक बन रहा है उसका कि बायोलॉजिकल तो है नहीं, परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा के अंश को ये ध्यान लगाने की आवश्यकता क्यों है? परमात्मा तो खुद ध्यान है। तो अगर परमात्मा का अंश है तो इन्हें ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, लोग इनके सामने बैठ के ध्यान लगाते। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ इनके सामने बैठ करके ध्यान लगाते। ये काहे ध्यान लगाने के लिए पहुंच गया अगर परमात्मा के अंश हैं? तो ये एक तरीके से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपना मजाक बनवाया है शर्मित्रा जी, मुझे लगता है कि बहुत चुटकुले अब जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर बनेंगे और बहुत से बन चुके हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से मीम्स बन रहे हैं। अब आज सुप्रिया श्रीनेत ने ही कहा कि वो पप्पा ने बाहर तो रुकवा दी लेकिन मीम्स नहीं रुकवा पाए। तो अब यानी ये इस तरीके के जो हमले किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, अब ये नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है कि इनको सुन के बेचैन तो होते होंगे कि भाई मुझे जो है एक तरीके से उपहास का पात्र देश ने बना दिया है। बहरहाल कुल मिला के समिता जी, देश ने उनको उपहास का पात्र बना दिया है, वो तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का उपहास उड़ाया है 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए, और अट्टहास किया है, क्रूर अट्टहास किया है देश को मुसीबतों में डालते हुए। देश इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेगा और मुझे लगता है कि 4 जून को ये देश का जो एक अहद है, जिसको कह सकते हैं कि देश की जो प्रतिज्ञा है देश को बचाने की, वो निश्चित तौर पर 4 जून को मतपेटियों से बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। और आखिरी दौर से पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने जो बड़ा ऐलान किया है, मुझे लगता है कि कल जो उनकी बैठक है इंडिया गठबंधन की, उसमें शायद इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का नाम जो है वो तय हो जाएगा, ताकि 4 जून को दोपहर में जाकर के राष्ट्रपति के सामने तुरंत दावा पेश कर दिया जाए कि इंडिया गठबंधन ने इनको जो है वो प्रधानमंत्री का अपना उम्मीदवार चुन लिया है। ये दावा कर दिया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से कोई भी हेराफेरी गड़बड़ी करने की, या राष्ट्रपति को बेईमानी करने की, या चुनाव आयोग को बेईमानी करने की कोई भी जो है किसी तरीके की छूट ना मिलने पाए, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। और लगातार बड़े पैमाने पर जो हम लोगों के पास सूचनाएं हैं, इसकी भी तैयारी की गई है कि अगर कुछ गड़बड़ियां करने की कोशिश की जाती हैं तो किस तरीके से न्यायपालिका से लेकर के और प्रशासनिक मशीनरी से लेकर के और सड़कों तक किस तरीके का प्रतिवाद होगा, इसकी भी सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो 2019 नहीं है 2024, ये नरेंद्र मोदी को भी मालूम पड़ गया है शर्मित्रा जी। देश की जनता तो जानती है, चूँकि देश की जनता ने ही ये माहौल बदला है कि 2019 नहीं है 2024। ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं, और इसीलिए अब आखिरी दौर में जो है वो ध्यान मुद्रा में पहुंच गए हैं। योग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मीडियाटेशन कर रहे हैं, जो भी बातें चल रही हों, लेकिन कुल मिलाकर के समझ चुके हैं कि 4 जून को घंटी बज चुकी है और झोला उठाना ही पड़ेगा समिता जी। झोला उठाने की तैयारी है और इस तैयारी के लिए ही शायद मोदी इस समय कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। स्क्रीन पर हमने देखा ही था कि किस तरह से अलग अलग एंगल से उनकी तस्वीरें या उनकी जो वीडियो जो है वो लिए गए, और बिल्कुल न केवल विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने वो बैठकर, बल्कि वहां पर ये भी दिखा कि एक ओम का चित्र भी दिख रहा था। मतलब कहीं ना कहीं एक सनातनी वो जो मैसेज देने की कोशिश भी कर रही है बीजेपी यहाँ पर, कि आपके प्रधानमंत्री जो है वो कितने बड़े महात्मा हैं और संत पुरुष हैं और सिद्ध पुरुष हैं, ये सब बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन उनकी सिद्धि क्या है, ये 10 सालों में देश ने देख लिया है, और इसीलिए अब बीजेपी को ये सारी नौटंकी की जरूरत पड़ रही है, और इसीलिए बीजेपी को अब अपनी हार की चिंता भी सताने लगी है। वहीं इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अब ये दावा कर रहा है कि अब उसकी सरकार बनने जा रही है 4 जून को, और आज इस बारे में कांग्रेस ने भी एक बड़ा ऐलान कर ही दिया। कल वोटिंग जब होगी 7वें दौर की 57 सीटों पर, 8 राज्यों की 57 सीटों पर, तब कांग्रेस के इस बड़े ऐलान का असर भी हो सकता है देखने मिले। और कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान बता रहा है कि इस समय कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है, और ये आत्मविश्वास मिला है इंडिया गठबंधन की मजबूती के कारण। कांग्रेस के साथ बाकी तमाम दल जिस तरह मजबूती से खड़े रहे, और पीएम मोदी की जितनी भी कोशिशें रही, बीजेपी की जितनी भी कोशिशें रही इंडिया गठबंधन को तोड़ने की, वो नाकामयाब रही। पूरा 7 चरणों का चुनाव, मतलब अब कल 7वां चरण है ही, और इन 6 चरणों में भी हमने देख लिया कि बीजेपी की जितनी भी कोशिशें थी कांग्रेस को बार बार फंसाने की, वो सारी कोशिशें नाकाम ही रही हैं। राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया, हिंदू मुसलमान काम नहीं आया,
कांग्रेस के नेताओं को उकसाने का मामला काम नहीं आया, विपक्षी दलों में फूट डालने का मामला काम नहीं आया, कोई भी दांव का बीजेपी का काम नहीं आया और इसीलिए कांग्रेस ने अब ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि 4 जून को होने वाला है निर्णायक फैसला। तो क्या होगा 4 जून को और कल क्या होगा, यानी कल 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में और उसके पहले वोटिंग में क्या कुछ उसके आंकड़े आते हैं, कल का एग्जिट पोल क्या आता है, ये सब देखने की उत्सुकता बनी रहेगी। आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।